गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 11 गणित, जिसकी आज हमारी पहली क्लास है और पहला ही चैप्टर है और उसका पहला टॉपिक है आपका समुच्चय। ठीक है, आज की वीडियो में हम सिर्फ समुच्चय क्या है, कितने यानी समुच्चय होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, कैसे हम बताएंगे कि जो हमें दिया हुआ है वो समुच्चय है या किस तरह से हमारा समुच्चय बनता है। ये सारी बेसिक चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो समुच्चय जो है क्या बोला जाएगा कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब एक यहाँ पर जो शब्द आया है सुपरिभाषित, इसका मतलब क्या है? ठीक है, सुपरिभाषित मतलब किसी एक ऑर्डर में लिखा हुआ हो, और दूसरी चीज़ इसमें आती है कि सुपरिभाषित तो वह होना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि उसमें आप 2 व्यक्तियों से पूछो या 3 से पूछो या 2 से ज़्यादा कितने से भी पूछो, तो उनका जो मानदंड है उन वस्तुओं के बारे में वो एक सा हो। ठीक है, तो 2 चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ोगे। क्या? एक तो जो वस्तुएं हैं उनका जो संग्रह होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि उसमें 2 व्यक्तियों के जो मानदंड होते हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे कि मैं आपसे पूछने लगूं कि ये बताओ कि 3 प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध एक्टर की बात कर लेते हैं कि 3 प्रसिद्ध एक्टर बताओ कौन से हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा तो आपको जो पसंद होंगे आप उनका नाम बताओगे। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मुझे जो पसंद है मैं उनका नाम बताऊंगी। तो वहाँ पे 2 व्यक्तियों के जो मापदंड हैं वो अलग अलग हो रहे हैं, मानदंड अलग अलग है ना। तो इस कंडीशन में जो संग्रह बनेगा हमारे पास वो सुपरिभाषित नहीं होगा। ठीक, और अगर मैं आपसे कहने लगूं कि भाई 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो वहाँ पे आप क्या बताओगे कि भाई 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, इन्हीं में से तो कोई सी आप संख्याएं बताऊंगी, मैं भी वही बताऊंगी और आप भी वही बताओगे। तो दूसरा क्या हुआ कि सुपरिभाषित भी है और उसमें 2 व्यक्तियों का जो मानदंड है वो भी समान है कि उसमें जो आंसर होंगे आपके वो इन्हीं में से होंगे। तो ये जो हमारा कहलाता है वो समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को हम, ये मजला ब्रैकेट होता है, इसके अंदर रखते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, कुछ डेफिनेशंस हैं जो आप यानी कि जब से आपने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया है तब से आप वो पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब उन सब का यूज़ आपका इस चैप्टर में होने वाला है, समुच्चय में होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ, एक एक करके बता रही हूँ संख्याओं के बारे में कि आपने पढ़ी होगी, पहले नंबर पे पढ़ी होगी आपने प्राकृत संख्याएं। ठीक है, क्या होती हैं प्राकृत संख्याएं? नेचुरल नंबर क्या होती हैं कि जो वस्तुओं को गिनने के काम में आती हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट तक ये चलता रहता है। ठीक है, और इसे जो हम प्रदर्शित करते हैं वो कैपिटल N से करते हैं। ध्यान रखना, जब भी आपसे कहा जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो आपको कैपिटल N से आप उसे डिनोट करोगे और इस तरह से आप उसे लिखोगे। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। दूसरी चीज़ आपने पढ़ी होगी इसमें पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है कि अगर आप प्राकृतिक संख्याओं में 0 और इंक्लूड कर दो तो वो क्या हो जाती है? आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, होल नंबर। तो इसे हम किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं? W से। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ये अनंत तक जाएंगी आपकी। ठीक है, ऐसे ही आपने पढ़ी होंगी आगे, पूर्णांक पढ़े होंगे। पूर्णांक, इंटीजर्स जिन्हें बोलते हैं, इसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल Z से। ठीक है, और पूर्णांक में क्या होगा? पूर्णांक में आपकी प्लस की संख्याएं भी आएंगी, माइनस की भी आएंगी और 0 भी आएगा। मतलब आप अगर
माइनस इन्फिनिटी से चले आप इस तरह से, ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, आपने नंबर स्केल पे देखा होगा इस तरह से, ठीक है। तो इसमें आपके पास माइनस वाली संख्याएं भी आ रही हैं, प्लस वाली भी आ रही हैं और जीरो भी आ रहा है। अब जीरो, भाई जीरो जो होता है उस पर हमारा ना तो वो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, मतलब कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक है। उसके बाद पूर्णांक में ही अगर आपको लिखा हुआ आ जाए धन पूर्णांक, तो इसमें करना क्या है, जेड से प्रदर्शित करते लेकिन धन पूर्णांक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर एक छोटा सा प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो धन पूर्णांक में आपकी जो प्लस वाली संख्याएं आती हैं वो सब आएंगी, 1 2 3 4 5 ये। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाता है ऋण पूर्णांक, क्या करना है इसमें, जेड तो आया पूर्णांक का, ऋण है मतलब निगेटिव, तो माइनस आएगा और इसमें माइनस वाली संख्याएं आपकी आ जाएंगी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी। अब ये धन पूर्णांक, ये ऋण पूर्णांक, जीरो तो नहीं आया ना दोनों में, क्यों नहीं आया कि जीरो जो है अभी मैंने आपको बताया ना तो वो प्लस का होता है ना वो माइनस का होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। चलो वास्तविक संख्याओं से पहले मैं आपको बताती हूँ परिमेय संख्याएं। बहुत काम आने वाली हैं ये संख्याओं का यूज़, आगे बहुत ज़्यादा होने वाला है। वैसे आपने कक्षा 9 और 10 में परिमेय संख्याओं पर आधारित पूरा एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, आपने अब तक क्या पढ़ा है, आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि जो P/Q के रूप में होती है उसका जो हर होता है वो जीरो ना हो, और P और जो Q हैं वह सहभाज्य संख्याएं हों, मतलब वो दोनों सिर्फ एक से विभाजित होती हों, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। यही डेफिनेशन तो आपने पढ़ी है। और अगर आपको दिया हुआ है 12/5 दिया हुआ है, अभी भाई कैसी संख्या है, तो भाई आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी उस चैप्टर में, शांत दशमलव अशांत दशमलव पढ़ी है ना। तो भाई परिमेय संख्याओं की एक डेफिनेशन और बनती है, क्या डेफिनेशन बनती है कि अगर आपको शांत दशमलव दिया हुआ है कि जैसे 5 दूनी 10, 2 दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 5 चौक 20, 2.4 शांत हो गए ना यहाँ पर, ठीक है, फुल स्टॉप लग गए यहाँ पे, पूरा पूरा विभाजित हो गया, शांत दशमलव है। तो जितने भी शांत दशमलव होते हैं, शांत दशमलव, ठीक है, वो सब कैसी संख्याएं होती हैं, वो परिमेय संख्या होती हैं। अब एक तरह की और परिमेय संख्या होती है कि अशांत है, ठीक है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, आवर्ती मतलब रिपीटिंग होता है, उसमें दशमलव जैसे 10/3 लिखा हुआ है, आप इसे 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कुल मिला के जितने भी 3 आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर ये 3 रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो हम इसे बार भी लिख देते हैं, ठीक। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अशांत है और उसमें जो दशमलव के बाद की संख्या है उनकी आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि बार वाली जो संख्याएं होती हैं उसे भी आप परिमेय संख्या में ही काउंट करोगे, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी परिमेय संख्या। उसके बाद आपके पास आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या, वही पढ़ा है आपने, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि वो दशमलव कैसा होता है, अशांत दशमलव होता है, ठीक है। और दूसरी बात, अशांत दशमलव होता है आपके पास, और दूसरी बात क्या होती है, इसमें एक चीज़ बताई थी मैंने, टर्मिनेटिंग होता है, और उसमें जो दशमलव के बाद की संख्या है वो रिपीट होती जाती हैं। इसमें क्या होता है
कि दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं वो आती ही जाती हैं, जैसे कि 1 2 4 5 7 9 2 0, मतलब कुल मिला के दशमलव के बाद वो शांत नहीं होगा और उसके बाद की जो संख्याएं हैं वो रिपीट नहीं होंगी। तो वो कैसा होगा आपके पास? अशांत दशमलव होगा, मतलब कैसी संख्या होगी? आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, उसके बाद पढ़ा है आपने वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। तो जितनी भी संख्याएं आप पढ़ते हो, चाहे वो प्लस की है, माइनस की है, जीरो है, परिमेय है, अपरिमेय है, मतलब कुल मिला के जितनी भी संख्याएं आप पढ़ते हो, जिनके बारे में आप जानते हो, वो सब संख्याएं कैसी होती हैं? वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी कि माइनस निगेटिव से इसके बीच में कितनी भी संख्याएं आ सकती हैं, प्लस निगेटिव तक, और सॉरी प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं आपकी बनेंगी, इनके बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब कैसी होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, ये सब तो आपकी संख्याएं थी जिनका यूज़ आप इस समुच्चय को पढ़ते हुए करोगे। जैसे हमने लिया यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का संग्रह, नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन आप लोगे, आपको पता है आंसर एक ही बनने वाला है क्या? n 1 2 3 4 5, ये आपका इनफाइनाइट तक चला गया। ठीक है, तो कैसा, क्या ये सेट है? हाँ सेट है। क्या बताया था कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह और जिसमें दो व्यक्तियों का जो मानदंड है वो सेम होना चाहिए, तो ये आपका क्या होगा? समुच्चय होगा। उसके बाद पूर्ण संख्याओं का संग्रह। पूर्ण संख्याएं आपसे पूछी जाए या मुझसे पूछी जाए या किसी और से पूछी जाए, आंसर आपका वही निकलेगा, एक ही आंसर निकलेगा। क्या? कि 0 1 2 3 4 5। तो ये भी क्या है? ये आपका सेट है। धन पूर्णांकों का संग्रह। धन पूर्णांक में आपके यानी कि z प्लस से हमने डिनोट किया था और इसमें प्लस की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब आपकी आने वाली हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? सेट है। वास्तविक संख्याओं का संग्रह, ये भी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि वस्तुओं का संग्रह सुपरिभाषित भी है और इसके लिए दो व्यक्तियों का जो मानदंड होगा वो भी सेम होगा। उसके आगे परिमेय संख्याओं का संग्रह, रेशनल नंबर। ठीक है, 3 प्रसिद्ध क्रिकेटर, ठीक है, जो 3 फेमस क्रिकेटर हैं, अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपका आंसर अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, अगर आप किसी और से पूछोगे उसका अलग हो सकता है। ठीक है, तो उसमें जो दो व्यक्तियों के जो मानदंड है वो आपके सेम नहीं बन रहे हैं, तो इस कंडीशन पे ये जो है ये हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, सम संख्याओं का संग्रह अभी बताया था आपको कि उसमें भी ये क्या बनेगा? आपका समुच्चय बनेगा। ठीक है, तो ये तो समुच्चय होता है, किस तरह से हमें पहचानना है। उसके बाद 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कि जो हमारे सेट होते हैं उन्हें आप मजला ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, दूसरी बात कि जो सेट होते हैं उन्हें आप कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हो। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या का कैपिटल N से किया, ठीक है, पूर्णांक है कैपिटल Z से करोगे, तो इस तरह से सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात कि उसके अंदर जो हमारे वस्तुओं का संग्रह होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। ये क्या है? समुच्चय के अवयव हैं। ठीक है, अगर जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, अब मैं कहने लगूँ कि जो एक है वो ए के अंतर्गत आता है, इस सेट में है एक, तो आप इसे लिखोगे 1 बिलोंग्स टू, इसे बोलते हैं, ये साइन होता है हमारे पास बिलोंग्स टू का। तो 1 जो है वो बिलोंग करता है किसे? ए को। इस सेट में आ रहा है ना आपके पास, और मैं कहने लगूँ भाई ए दिया हुआ है, तो क्या ए इस सेट में आ रहा है? नहीं है ना, इसका अवयव नहीं है, तो आप इसे क्या लिखोगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कि ए जो है इस समुच्चय के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो आपकी बेसिक चीज़ें थी जो आपके इस समुच्चय में उपयोग होने वाली हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम अगली वीडियो में करेंगे।